तो रोज की तरह आज फिर हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे। कल वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, इस वजह से आज हम लोग चलिए एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं, अपने करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं हम लोग। और आज देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए करंट अफेयर्स में होगा। सबसे पहले देखेंगे, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसने नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया, है ना। नालसा का जो कार्यकारी अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया है वो देखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नालसा है क्या। सबसे पहले हम लोग नालसा के बारे में देखेंगे कि नालसा क्या है। तो नालसा को हम लोग कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं इसे। इसका फुल फॉर्म पहले हम देखते हैं, ठीक है। और अभी जो नालसा के जो अध्यक्ष अभी जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और इनको जो अपॉइंट करते हैं, ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि नालसा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसके बारे में, नालसा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि तो वो ये है कि यह नियुक्ति अनुच्छेद 39A के तहत भारत के संवैधानिक दायित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप आर्टिकल 39A अगर देखेंगे, अगर आपने इंडियन पॉलिटी देखा होगा, तो उसमें क्या है कि फ्री लीगल सर्विस देने की बात की जाती है। जो हमारे देश में वैसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जो विधिक चीज़ों को, विधिक समस्याओं का आर्थिक रूप से दोहन नहीं कर सकते हैं, वो असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है भारत सरकार जो क्या करती है कि सर्विस देने के लिए ये प्रबंध करती है। उसके बाद देखेंगे कि इनके जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके जो नियुक्तिकर्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नालसा की स्थापना हुई थी 1995 में। नालसा की स्थापना हुई थी 1995 में। इसके बाद देखेंगे कि इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है, गरीब और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना, जैसा भी मैंने कहा था। प्रमुख गतिविधियां क्या है इनके, लोक अदालतें लगाना, कानूनी जागरूकता अभियान चलाना, विधिक सहायता। देखिए ये जो लाइन आप है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कमीशन या सिविल सर्विसेज के जैसे अगर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि नालसा इनमें से क्या कार्य करता है, इनकी क्या गतिविधियां हो सकती हैं। संवैधानिक आधार इनका क्या है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय सुनिश्चित करना है। आपको मालूम होगा आर्टिकल 39A में जो है सो समान न्याय स्थापित करने की बात कही जाती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है किसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की नई दिशा नाम की एक पहल शुरू की है। नई दिशा नाम की एक पहल, मतलब कि एक योजना है ना, वो ये है नई दिशा, है ना। ये पहल जो है सो किसने शुरू की है, तो इसका उत्तर है दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने ऐसे बच्चों को जो ड्रॉप आउट हैं, जो स्कूल जाते हैं लेकिन किसी वजह से वो स्कूल जा रहे थे लेकिन किसी वजह से वो स्कूल जाना बंद कर दिए हैं, है ना, वैसे बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलबुल V2 क्या है। बुलबुल V2 क्या है, क्या एक पक्षी है, या AI तकनीक है, या मिसाइल प्रणाली है, या पनडुब्बी है। तो इसका सही उत्तर होगा ये AI तकनीक है। असल में बुलबुल V2 जो है वो करता क्या है कि करीब 11 भाषाओं में, है ना, बुलबुल स्थित AI स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है जिसका कंपनी है जिसका नाम है सर्वम AI। सर्वम AI जो है उसने क्या किया है कि एक टेक्स्ट टू स्पीच मतलब आप कुछ लिखे, टाइप किया और आपके मोबाइल या कंप्यूटर वो क्या करेगी, बोल करके बताएगी, है ना, टेक्स्ट टू स्पीच TTS मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है। तो अब सवाल यह है कि बुलबुल V1 कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और क्या खास इसका है कि विशेष रूप से भारत के विविध भाषाई, है ना, जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे जो लैंग्वेजेस होते हैं उसको, जो 11 तरह की जो भाषाएं हैं उसमें वो क्या कर सकता है कि टेक्स्ट को चेंज करके आपको बता सकता है ना।
देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा है कि 11 भारतीय भाषाओं, है ना, 11 भारतीय भाषाओं में काम करता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को आसान बनाता है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? अंग्रेजी में हम इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहते हैं। ये जो मनाया गया था ये 11 मई को मनाया गया। कारण क्या है इसको मनाने का? तो इसका मनाने का कारण ये था कि आपको मालूम होना चाहिए कि 11 मई 2025 को, ये डेट याद रखेंगे, 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मनाया जाता है, जो पोखरण में 1998 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु विस्फोट, है ना, के याद में हम लोग ये करते हैं। आपको मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तो 1998 में इन्होंने पोखरण टेस्ट किया था, परमाणु जो टेस्ट हमारा था वो किया था, और इसका ऑपरेशन था ऑपरेशन शक्ति, इसका नाम दिया गया था। और इस वर्ष का जो विषय है, विषय का मतलब जो सब्जेक्ट है, हर साल क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई भी ऐसा इवेंट करते हैं तो उसका एक सब्जेक्ट हम लोग तय करते हैं, नारा देते हैं। तो इस बार का विषय है नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। और ये इसमें ये बोला गया है कि हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी होगा उसको पर्यावरण अनुकूल रखेंगे, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभिनव तकनीकी यानी कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और समाधानों को प्रोत्साहित करने का केंद्रित है। बीपीएससी यूपीएससी में तो बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि दरोगा या वनडे एग्जामिनेशन में केवल ये आपसे पूछा जाएगा कि बताएंगे कि प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। डेज एंड डेट से क्वेश्चन आते हैं तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश आईएसए में शामिल हुआ? आईएसए क्या है? तो आईएसए जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये जो शुरू हुआ था ये COP 25 था या 15 था, तो देखना होगा। और ये जो है सो कहाँ, तो फ्रांस, असल में ये फ्रांस और इंडिया प्लस इंडिया, इन दोनों ने मिल करके जो है सो एक सोलर अलायंस बनाया था जिसका नाम है आईएसए। और इसका आईएसए का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका गुड़गांव में, ठीक है। तो अभी हाल ही में अंगोला इसका सदस्य बना है। ये अंगोला केवल सदस्य है तो 123वां सदस्य है ना, आईएसए का 123वां सदस्य है। और देखेंगे कि आईएसए भारत की अगुवाई में स्थापित पहल है जो कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना, इसके बीच में, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सौर संपन्न देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अब देखिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, ज्योग्राफी में हम जानते हैं कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के बीच का जो इलाका होता है, यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी होती है वो काफी बेहतर होती है, जिससे ये मतलब कि एक बहुत ही नोबेल एरिया है इसके लिए, तो सौर ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाओं यानी कि एंटी माइक्रोबेरियम, है ना, एंटी माइक्रोबिलियस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। असल में हो क्या रहा था कि जो जलीय जीव के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम जो एंटी माइक्रोबिलियस का काफी ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था, जिससे काफी सेहत का नुकसान हो रहा था, तो WHO ने कुछ इसके ऊपर गाइडलाइन जारी किए थे और उसी के आधार पर क्या किया है कि रोगाणु प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में मतलब जो रोगाणुरोधी दवा था उसको खत्म करने का प्लान किया। तो वो क्या है, भारत, है ना। तो इंडिया ने इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। अब क्या नियंत्रण करेंगे, तो देखिए, अभी मैं जो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए देश के जलीय कृषि, है ना, एक्वाकल्चर क्षेत्र में चिकित्सीय वजह से क्या किया, इसको प्रतिबंधित किया। और एक और खास बात यह है कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि भारत में विश्व तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, है ना, इसका ध्यान रखेंगे
कि भारत जो है वो क्या मछली उत्पादक में तीसरा है और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर। देखिए मछली एक अलग मामला है और मछली के अलावा अन्य जितने भी समुद्री जीव या जलीय जीव हैं उसमें अगर पूछा जाएगा तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और केवल अगर मछली में पूछा जाएगा तो मछली में हम तीसरे बड़े उत्पादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल है ना। क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक आयु अनुकूल शहर, मतलब देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक ऐसे शहर, भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर जो वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनके लिए रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है ना। तो वो जो शहर है वो है कोझिकोड। इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। देखिए WHO के वृद्ध अनुकूल शहरों के समुदाय में नेटवर्क GNAFCC, क्या बोल रहा है GNFACC, क्या होता है ये? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, है ना। मतलब ये WHO जो है वो GNAFCC शहर कौन सा है ना, उसका जो है लिस्ट जारी किया, तो भारत का कोझिकोड को उसमें जगह दिया गया है ना। इसका उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समावेशी और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, है ना। मतलब कि वो शहर जहां पर वृद्धजनों के लिए रहने के लिए, उनके जीवन यापन करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म या उनके लिए एक अच्छे योजना या जो भी उपयोगी उनके लिए वो सब उपलब्ध होना चाहिए। देखिए फोकस क्षेत्र इसका क्या था? सुलभ सार्वजनिक स्थल होना चाहिए, किफायती और उपयुक्त आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी और समर्थन होना चाहिए, डिजिटल समावेशन व सूचना संचार उपकरण होना चाहिए। इतना जिसके पास होगा, यानी कि GNFACC के लिए जिनके पास ये सब होगा वो सभी बेहतर होंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब की थी? 2010 में WHO द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा कि GNFCC की शुरुआत कब की गई थी तो बताएंगे 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य ने आरंभ की? तो इसका जवाब है राजस्थान। क्या क्वेश्चन है? अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राजस्थान के द्वारा शुरू की गई थी। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 6.5%। और है आप लोग इसके बारे में देखें, हम लोग GDP आप लोग जानते ही, इसके ऊपर एक विस्तृत क्लास होगा, है ना। NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण मिश्र को, है ना, जस्टिस अरुण मिश्र को।